नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 sins of ethics answer writing in your section A. These are the 7 common mistakes that are committed by the aspirants जब वो सेक्शन ए की तैयारी करते हैं या उनके आंसर राइटिंग करते हैं। किसी वाइज पर्सन ने कहा है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू मेक देम ऑल बाय योरसेल्फ। आपके पास भी उतना अटेम्प्ट नहीं है, आपके पास भी उतने ईयर्स नहीं है कि सारी मिस्टेक्स हम खुद कर पाएं। सो हमको दूसरों की मिस्टेक्स से सीखना है, सो दैट वी कैन अवॉइड देम जब हम एथिक्स का आंसर राइटिंग करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कंटेंट ओरिएंटेशन। कंटेंट ओरिएंटेशन से मतलब क्या है? कंटेंट ओरिएंटेशन से मतलब है कि स्टूडेंट्स रन आफ्टर द कंटेंट व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, जस्ट लाइक दे डू दैट व्हेन इट कम्स टू अदर 3 GS पेपर्स। दोस्तों, ये जो पेपर है एथिक्स का पेपर, ये बाकी के 3 पेपर से थोड़ा डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा कंटेंट डिमांड नहीं करता, ये अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है। बट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि सर अब किसके नोट्स पढ़ लूं? ये वाले नोट्स तो मैंने पढ़ लिए, अब मैं और कौन सी बुक्स पढ़ लूं, और कौन से नोट्स पढ़ लूं, और कौन कौन से थिंकर्स में प्रिपेयर कर लूं? इतने थिंकर्स प्रिपेयर कर लेंगे कि खुद फिलोसफर बन जाएंगे। अपने पूरे आंसर्स में आप देखिए, दे बिकम सो मैकेनिकल इन देयर अप्रोच कि एकेडमिक जार्गन्स का इतना ज्यादा यूज करते हैं कि फिलोसफी की बू आने लगती है। दोस्तों, एथिक्स का जो सिलेबस आपको दिया गया है, उसमें यूपीएससी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रही है about the ethical issues that you are facing when you are dealing with the society, not necessarily the philosophical jargons, not necessarily the academic jargons जो आपको बहुत ज्यादा यूज करने हैं। बिकॉज आप देखिएगा एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप एग्जाम के क्वेश्चंस को देखिए, एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट थिंकिंग डिमांड करते हैं, जो डिमांड करते हैं कि वहीं की वहीं आप क्वेश्चंस को देखें और सोचें हाउ यू कैन अप्लाई द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव लर्न व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एथिक्स पेपर। दोस्तों, ये केवल रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, ये केवल मल्टीपल नोट्स को पढ़ने से नहीं होगा। तभी तो ऐसा होता है कि सर कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे आंसर करें? अरे भाई, आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो कि एंगर एंड इनटॉलरेंस फॉर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, या आप पढ़ रहे हो वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद आवरसेल्फ, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि इस सिलेबस के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ के आया है या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आया है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज दैट कंटेंट। क्यों? क्योंकि आपने तो रटा है, आपने तो इमोशनल इंटेलिजेंस को रटा है, आपने रटा है कि इसके तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं, इनका हम ऐसे यूज करेंगे और वैसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हम फिर नहीं रिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चंस में क्या लिखना है। फाल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। अब बताइए कौन से पार्ट से रिलेटेड है, कौन से पार्ट से क्वेश्चन उठा हुआ है? ये सारी चीजों का आंसर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, आप कंटेंट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागें। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं केवल कंटेंट के पीछे भागने से नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा, सो दैट क्वेश्चंस का एक बार में मीनिंग आपको समझ में आए, सो दैट आपको पता चले कि किन डिफरेंट पार्ट से वो क्वेश्चन उठ के आया है और कैसे आप उसका अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। Another important mistakes that people often do is that you misses the specific context। बहुत सारा ये बहुत कल्चर है, बहुत ज़्यादा कल्चर है एस्पिरेंट्स के मन में कि हम तो डेफिनेशन से याद कर लेंगे, जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं आपके सिलेबस में उनकी डेफिनेशन से आप याद कर लोगे। अरे भैया, डेफिनेशंस तो याद कर लोगे, लेकिन क्या उनका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट समझते हो? क्या उनके एग्जांपल्स में कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, उसको समझते हो? फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं इंटीग्रिटी का एग्जांपल दीजिए। अब आप बताइए, वो 2 तरह के एग्जांपल देते हैं। एक तो देते हैं कि सर मैं ट्रैफिक लाइट पे जा रहा था और मैंने लाल बत्ती देखी और मैं रुक गया, ठीक है। दूसरा बंदा एग्जांपल दे रहा है कि सर, और वहां पे पुलिस वाला था, और दूसरा बंदा एग्जांपल दे रहा है कि सर मैं रात में जा रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था और लाल बत्ती थी, मैं फिर भी रुक गया। आप बताइए कौन सा इसमें से एथिक्स का बेटर एग्जांपल है, कौन सा इसमें से इंटीग्रिटी का बेटर एग्जांपल है? दोस्तों, सेकंड एग्जांपल इज बेटर एग्जांपल, बिकॉज इन इंटीग्रिटी व्हेन यू आर डिफाइनिंग इंटीग्रिटी इट इज इंपॉर्टेंट यू आर फॉलोइंग योर एथिकल प्रिंसिपल्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जो पहला एग्जांपल है, जब ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पे खड़ा हुआ है और तब आप रेड लाइट पे रोक रहे हो, दैट इज नॉट नेसेसरली द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। आप हो सकता है कि लॉ के फियर की वजह से, चालान के फियर की वजह से आप ट्रैफिक लाइट पे रोक रहे हो, तो ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अरे भाई, ऐसी क्या खास बात है? केवल नौकरी करने में, केवल अपना कैरियर निभाने में और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों, इलेक्शन तो आजादी के बाद बहुत हुए, इलेक्शन कमिश्नर भी बहुत आए, लेकिन एक आदमी ऐसा आया जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री देखनी है तो आप प्री टीएन सेशन और पोस्ट टीएन सेशन के फेज में देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ही वाज कमिटेड टू द पब्लिक सर्विस। वो डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस पर्सन थे, मतलब
वो केवल मिनिमम उनको काम नहीं करना था कि कोई भी तरीके से इलेक्शन करा लिए, कितने परसेंट भी वोट पड़ गए, कोई भी आदमी जो हाईएस्ट वोट आया उसको जीता हुआ घोषित कर दिया और बस यही मिनिमम रेगुलेटरी वर्क हम कर रहे हैं। ही वाज नॉट द मिनिमलिस्ट गाय, ही वाज अ पर्सन ऑफ प्रोबिटी जो डेडिकेटेड थे हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करने के लिए। तो दोस्तों यही डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है जो चलता है एटीट्यूड के बियॉन्ड जाता है, जो रेगुलेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बियॉन्ड जाता है, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। तो दोस्तों दीज आर द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस के बारे में बात करते हैं। जो लोग इनोवेट करते हैं, जो लोग परसिवियर करते हैं, जो लोग डिफिकल्टी में भी डटे रहते हैं और अपना पब्लिक सर्विस के लक्ष्य को नहीं भूलते हैं, दो ज्यादा एग्जाम्पल, दे आर much more suited contextual example for dedication to public service. Similarly tolerance की आप बात करिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ टॉलरेंस इन द सिविल सर्विसेज, तो आपका पहले और दो से पॉइंट्स में डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री शुड बी द पॉइंट, बिकॉज tolerance is about having permissible attitude. What is an attitude? Having permissible attitude towards the opinion that you might have different from yourself. ठीक है, जो आपके ओपिनियन, आपके जो एक्टिविटीज है उनसे जो डिफरेंट है, आप उनके प्रति कितना पर्सनल एटीट्यूड रखते हैं। तो दोस्तों डेमोक्रेसी का डिमांड है, डाइवर्सिटी का डिमांड है, बिकॉज वी हैव पीपल फ्रॉम मल्टीपल एथनिसिटी, वी हैव पीपल फ्रॉम मल्टीपल रीजन्स, मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल रिलीजन्स। तो उन सब के केसेस में जरूरी है कि बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट आप तभी बन पाओगे, बहुत अच्छे टीम लीडर आप तभी बन पाओगे जब आप इस डाइवर्सिटी का ख्याल रखोगे, जब मल्टीपल पर्सपेक्टिव का ख्याल रखोगे। तो दोस्तों ये क्या बताता है? ये बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस। तो जैसा कि हमने देखा ऑल these three values हैज सर्टेन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आप क्या करते हो, आप तो किसी भी एग्जांपल को इंटीग्रिटी के एग्जांपल में डाल देते हो, किसी भी एग्जांपल को डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस के एग्जांपल में डाल देते हो। कोई आदमी अपना नॉर्मल रूटीन जॉब भी कर रहा है तो उसको भी आप कह दोगे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है। नहीं दोस्तों, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व्स पैशनेट कमिटमेंट टू द पब्लिक कॉज। पैशनेट कमिटमेंट होना चाहिए, अपना जो मिनिमम आप सब लोग करते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी करते हैं उसके बियॉन्ड जाके जो आप कर रहे हैं, दैट शोज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो ऐसे स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं तो द एग्जामिनर को पता पड़ जाए कि आपको बात समझ में आ गई। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। जब भी आप कोर्ट को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन से सिलेबस के पार्ट से ये उठाया गया है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कोर्ट। ए मैन इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा है, आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इसमें आप बताइए सिलेबस के कौन से पार्ट से उठ के आया है। अगर आप थोड़ा सोचें और अगर आपके दिमाग में कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड नहीं आ रहा है, अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हाउ कॉग्निशंस, आपके जो अजम्पशंस हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप सोचते हैं, जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, हाउ दैट इज लीडिंग टू inculcation of attitude, and that attitude how it is leading to inculcation of characteristic trait in your behavior because you are habitually practicing them. So ये दोनों पार्ट आपको लिंक करने हैं इस क्वेश्चंस में। आपके दिमाग में ये कोट पढ़ के एकदम क्लियरली आना चाहिए कि एटीट्यूड का क्वेश्चन है। ये तो वर्च्यू एथिक्स से भी मैं इसको लिंक कर सकता हूं, बिकॉज व्हाट आई विल डू हैबिचुअली, जो मैं बार बार करूंगा, दैट विल बिकम माई कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, जैसा एरिस्टोटल कहते हैं। सो यू कैन लिंक एटीट्यूड का कैब मॉडल एंड द वर्च्यू अप्रोच ऑफ एरिस्टोटल हियर। सो दैट इज द लेवल ऑफ क्लैरिटी, दैट इज द लेवल ऑफ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो आपको तैयार करना है एथिक्स के सिलेबस में, सो दैट आप बहुत ही सटीक आंसर लिखें, दाएं बाएं के आंसर आप ना लिखें। दोस्तों अगला जो सिन है दैट इज दैट यू फोकस लॉट ऑन कलेक्टिंग ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि मियरली डंपिंग ऑफ एग्जाम्पल्स विल फेच यू मार्क्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के जो पेपर का डिमांड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो केवल एग्जाम्पल्स का डंपिंग से सॉल्व नहीं होगा। लेट अस फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन इसमें है कि फूल्स मल्टीप्लाई व्हेन वाइज मैन आर साइलेंट, नेल्सन मंडेला। अगर हम इन कैंडिडेट्स के आंसर को देखें तो हम पाएंगे दिस कैंडिडेट हैज यूज्ड मल्टीपल एग्जांपल। ही हैज यूज्ड द एग्जांपल्स ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी, he has used the example of policy of apartheid, he has used the example of sati system, British land revenue system. All these examples are used to justify कि since there was no resistance or lack of resistance, the fools were able to multiply, the evil was able to prosper. लेकिन क्या ये अंत है आपके आंसर्स का? The whole answer is riddled with this only. तो दोस्तों ये अंत नहीं है, इसमें कहाँ का एनालिसिस है, कहाँ का आर्ग्यूमेंट है, कहाँ आप बता रहे हैं कि फूल्स क्यों मल्टीप्लाई करते हैं जब वाइज मैन साइलेंट होते हैं, क्या आपकी ड्यूटीज है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेज जब आप एथिकल अप्रोचेस फॉलो नहीं करते तो आपके इंटेंशंस, आपके कॉन्सिक्वेंसेज, आपके ड्यूटी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये सारे आपको एज एन आर्गुमेंट लिखने हैं। क्या आप में नैरो सेंस ऑफ ड्यूटी है कि ये अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मैं बोलूं नहीं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है तो मैं बोलूं नहीं और मॉब लिंचिंग को होने दूं, कुछ गलत काम कहीं और हो रहा है तो मेरे अंदर लैक ऑफ करेज है। यूज दिस स्पेसिफिक कीवर्ड्स, यूज दिस कीवर्ड्स लाइक लैक ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी टू हाईलाइट द आर्गुमेंटेटिव एस्पेक्ट एंड नॉट जस्ट डंप द एग्जांपल्स दैट यू नो। That is what will make your answer different than other people। क्योंकि एग्जाम्पल डंप करना बहुत आसान है, इनडिस्क्रिमिनेटली एग्जाम्पल डंप करना बहुत आसान है। और दूसरा प्रॉब्लम आप देखिए, इनडिस्क्रिमिनेटली आप वैल्यूज को डंप करते हैं। देखिए आप कैसे लिखा हुआ है, वैल्यूज लाइक जस्टिस, ऑनेस्टी, कंपैशन, जो भी आपने 5-10 वैल्यू पढ़ रखी हैं, आप उनको कॉमा कॉमा लगा लगा के यूज करते हैं एज इफ ऑल ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग। क्या कहा मैंने थोड़ी देर पहले कि हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हमको जरूर समझना है, नहीं तो ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेटली इन वैल्यूज का यूज करते रहेंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट हम समझें कि एग्जाम्पल्स आर नॉट द एंड इन देमसेल्फ, द कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्ट्रेटजी मे नॉट बी सफिशिएंट। इसके बियॉन्ड आपको जाना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है ताकि आप आर्गुमेंट्स यूज कर पाए, एनालिसिस यूज कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। Let us move to the another sin that is committed by aspirants, that is shallow and static answer। Shallow and static answer। Shallow and static answer से मेरा मतलब यह है कि वो क्वेश्चंस को तोड़ नहीं पाते, क्वेश्चन का जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है उसको देख नहीं पाते, और जो भी उनके दिमाग में आता है, क्योंकि प्रिपरेशन तो कंसेप्चुअल बेसिस पे करी नहीं है, प्रिपरेशन तो करिए कंटेंट इकट्ठा करने के बेसिस पे। तो इफ दे सी द मैचिंग ऑफ कीवर्ड्स दे विल सिंपली डंप द कंटेंट दैट दे नो। ठीक है, कोई क्रिटिकल आर्गुमेंट नहीं होता, कोई एक डायनामिक पर्सपेक्टिव उनके आंसर्स में नहीं होता, कोई एक अल्टरनेटिव अप्रोच उनके आंसर्स में नहीं होती। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ दिस, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर एनिमीज ऑफ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी। अब मैं क्या देखता हूं, मैं तो ये देखता हूं कि अगेन आपका आंसर है वो इस तरह के एग्जांपल से रिडल्ड होता है कि कैसे एंगर और इंटॉलरेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है या करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती। बहुत सारे एग्जांपल्स आप डंप कर दोगे, इन बहुत कम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि एंगर इंटॉलरेंस का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। क्या फॉरगिवनेस में कुछ बात है, क्या अपने एंगर को कंट्रोल करने से क्या हम अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यू टेक द केस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा एक बार ट्री के नीचे बैठे हुए थे, ए वन पर्सन केम एंड स्पैट ऑन हिम, उनके ऊपर थूक दिया उन्होंने। दोस्तों एंगर, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, ही वाज सराउंडेड बाय फॉलोअर्स। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा के आसपास डिसाइपल बैठे हुए थे, इतना सारा भीड़ बल उनके पास था, लेकिन उन्होंने एंगर और इंटॉलरेंट तरीके से रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने उसको फॉरगिव किया और बोला व्हाट नेक्स्ट, आप बताइए आगे क्या। वो उस पर्सन का हार्ट मेल्ट हो गया। जो भी एंगर की वजह से उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी चली गई, बिकॉज लॉर्ड बुद्धा ने फॉरगिवनेस का अप्रोच रखा। ठीक है, तो दोस्तों दैट इज अ काइंड ऑफ डायनामिक और क्रिटिकल एस्पेक्ट दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर आंसर राइटिंग। क्या वो अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है जो एंगर एंड इंटॉलरेंस के बियॉन्ड जाए? कुछ एक ऐसा एनालिटिकल आर्गुमेंट आपको जरूर लिखना है आपके आंसर्स में, अदरवाइज आंसर्स और एग्जांपल्स तो बहुत लोग डंप करेंगे, एक ही साइड का आंसर तो बहुत लोग लिखेंगे। Let's take this question as well. I think this year also UPSC repeated this question, that if a country has to become corruption free and a nation of beautiful minds, I strongly feel that key societal members who can make a difference are फादर, मदर एंड टीचर। बेसिकली पेरेंट्स एंड टीचर्स का रोल कलाम साहब हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है नेशंस के डेवलपमेंट में, नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स के बनने में, करप्शन फ्री कंट्री के बनने में। ठीक है, तो आपका इसका पॉजिटिव जो आर्गुमेंट है वो हर कोई लिख देगा, हर कोई लिख देगा कि कैसे रोल प्लेइंग आदमी ऑब्जर्वेशन लर्निंग से लर्न करता है, रोल मॉडल्स पेरेंट्स होते हैं, कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ऑल दोज पार्ट विल बी रिटन बाय द कैंडिडेट्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल आर्गुमेंट है कि क्या कंट्री में एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ हो रहा है, क्या वो फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्या देयर इज अ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ द टीचर्स आल्सो आर नॉट एबल टू प्ले द रोल ऑफ रोल मॉडल्स। वो भी अपने कुछ बिहेवियर से बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली आर कमिंग अप। सो ऑल दैट डायनामिक पार्ट, अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट, ऑल दैट डायनामिक पार्ट शुड बी इंक्लूडेड दिस आंसर, ताकि वो जो नेशन है जो करप्शन फ्री और नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स को जो बनना है उसमें क्या हिंड्रेंसेस है, थोड़ा आप ये भी बता पाएं एग्जामिनर को। क्योंकि एक साइड का आर्गुमेंट तो हर कोई लिखता है, हर कोई लिखेगा हाउ एंगर इंटॉलरेंस एनिमी ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये दिखाता है
थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना, थोड़ा सा वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखना, थोड़ा वो अल्टरनेटिव आर्गुमेंट्स रखना, ठीक है, सो दैट देयर कैन बी डेप्थ इन योर आंसर और आपके आंसर शैलो नहीं हो, स्टैटिक नहीं हो लाइक मोस्ट अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें। सिमिलरली आई विल से कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन स्ट्रेट अवे लिफ्टेड होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी उठा लेता है। फॉर एग्जांपल वर्क कल्चर हो जाएगा, सीएसआर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना और भी चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं उसमें एक चैलेंज होता है, वो चैलेंज ये होता है कि ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स के पास सिमिलर कंटेंट होता है। तो आप कैसे उनको डिफरेंशिएट कराएंगे? आप डिफरेंशिएट कराएंगे बाय यूजिंग केस स्टडीज। आप केस स्टडी यूज करिए अपने आंसर्स में। फॉर एग्जांपल वर्क कल्चर की आप बात कर रहे हैं तो गूगल के वर्क कल्चर की केस स्टडी यूज करिए। आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस के संग बताइए कि व्हाट मेक्स गूगल वर्क कल्चर सो प्रोडक्टिव। गूगल ऐसा क्या प्रैक्टिसेस करता है, वेदर इट इज अबाउट माइक्रो किचन्स ऑन एवरी फ्लोर ऑन द गूगल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो लोग साथ में काम कर सकें, कम्युनिटी का सेंस आ सके। वेदर इट इज वीकली सेशंस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अपर मैनेजमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन कराता है जिसमें लोग अपर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो दैट लीड्स टू द वर्क कल्चर ऑफ ट्रस्ट, दैट लीड्स टू द वर्क कल्चर ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो दोस्तों ऐसे ही सीएसआर की अगर हम बात करें तो टाटा के इनिशिएटिव हैं, मानसी, अतुल्या, ठीक है, जो मैटरनल और न्यूबॉर्न के लिए हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव डिफरेंट टाटा ग्रुप्स ने लिए हुए हैं, तो आप उन सब का मेंशन करें सो दैट योर आंसर बिकम लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर्स, सो दैट आपके आंसर में एक सेंस ऑफ डेप्थ आए और केवल शैलो एंड स्टैटिक आंसर्स आपके ना हो। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें जब आप अपने आंसर्स को लिखें अपने एथिक्स के पेपर में, सो दैट थोड़ा सा इन डेप्थ आंसर्स निकल के आए। Another common sense that I see in the aspirants copy is that they rely on diagrams so much so उनको लगता है कि अगर मैंने डायग्राम बना के मैं आ गया आंसर्स में तो मुझे नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। सो स्पेशली द वेन डायग्राम, स्पेशली द हब एंड स्पोक डायग्राम, ऐसे गोला बना देंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स को फेंक देंगे इधर उधर और उनको लगता है द वर्क इज डन, द जॉब इज डन, और बहुत अच्छा आंसर वो लिख के आए हैं। दोस्तों एथिक्स के पेपर का डिमांड केवल डायग्राम नहीं है, एथिक्स के पेपर का डिमांड एनालिसिस है। एथिक्स के पेपर का डिमांड इट इज टू नो अबाउट द एथिकल एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है टू अबाउट डीलिंग विद द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर फेस्ड बाय सोसाइटी, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को लेते हैं, आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, बस जो उन्होंने 8-10 वैल्यू पढ़ रखी हैं उसको डंप कर देंगे, ठीक है। वो वैल्यूज क्या है, नॉन पार्टिजनशिप लिख देंगे, इंटीग्रिटी लिख देंगे और सारी वैल्यू डंप कर देंगे और अपना आंसर पर एग्जाम्पल देके भी आ जाएंगे, ठीक है। हर वैल्यू का एक एग्जाम्पल और एक्सपेक्ट करेंगे मुझे 60% मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं डायग्राम भी बना के आ गया, सारी वैल्यू भी मैंने लिख दी, सारी वैल्यू के एग्जाम्पल भी मैंने लिख दी है, लेकिन दोस्तों नंबर नहीं मिलेगा। नंबर क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे कीवर्ड है दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। You need to establish the relationship between these values and how these value enable the public servant, enable the bureaucrat to be an effective public servant। कैसे वो उसको हेल्प करती हैं कि वो अपनी जो ड्यूटीज है उनको सही से एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सके। टेक द केस ऑफ नॉन पार्टिजनशिप। फॉर एग्जांपल अगर ब्यूरोक्रेट नॉन पार्टिजनशिप नहीं हुआ, अगर ब्यूरोक्रेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अलाइंड हो गए तो कैसे काम चलेगा? बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो चेंज होते रहते हैं, हर साल डिफरेंट पार्टीज की सरकार आएगी, और अगर हर साल डिफरेंट पार्टीज की सरकार आएगी तो क्या वो ट्रस्ट कर पाएंगे ब्यूरोक्रेसी को? क्योंकि उनको तो उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के संग काम करना है, ब्यूरोक्रेट्स तो चेंज हो नहीं जाएंगे, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को तो मनरेगा इंप्लीमेंट कराना है और उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को मेक इन इंडिया इंप्लीमेंट कराना है, उन्हीं को स्वच्छ भारत अभियान भी इंप्लीमेंट कराना है। तो एज ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यू शुड बी एबल टू ट्रस्ट द ब्यूरोक्रेट, अदरवाइज आप उनका ऐसे रूटीन ट्रांसफर और पोस्टिंग करते रहेंगे बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एफिलिएशन। सिमिलरली अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से पोस्टिंग ट्रांसफर होने लगे तो आप बताइए वर्क कल्चर पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक बहुत मेहनती ब्यूरोक्रेट हैं, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपने पूरा मैनेज किया हुआ है, एफिशिएंटली आप सर्विस का डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन आपको शंटेड पोस्टिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है और आपके एक जो दोस्त हैं, आप ही के जो कलीग हैं, आप ही के जो बैचमेट हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज हैं और उसकी वजह से उनको प्राइम पोस्टिंग दी जाती है। हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? व्हाट विल द मोरल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन ऑल सच केसेस? आप बताइए मेहनत कौन करेगा जब जो अच्छे पोस्टिंग्स हैं, जो प्रमोशंस हैं, वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से होंगे। सो दैट इज व्हाई नॉन पार्टिजनशिप इज इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव सिविल सर्वेंट।
ताकि आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहे, ताकि आपका जो असेसमेंट है वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे करा जाए, ना कि आपकी एलिजियंस टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। एंड दैट इज द पार्ट दैट यू मस्ट हाईलाइट व्हेन यू राइट दिस आंसर, नॉट जस्ट डंप द definition of non-partisanship and example. You need to highlight why it will help you in being an effective civil servant. ऐसे ही जैसा हमने टॉलरेंस को देखा था, ऑब्जेक्टिविटी को देखा था। ऑब्जेक्टिविटी को बताइए क्या बिना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है डिसीजन बीइंग टेकन ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट्स बेसिस, आप फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, कोई प्रेजुडिस नहीं है। आप बताइए एज ए ब्यूरोक्रेट यू विल बी सर्विंग इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स होंगे, तो आप बताइए कानून तो अंधा होता है, कानून तो क्या देखता है, एविडेंस देखता है, एविडेंस इज नथिंग बट फैक्ट्स। तो आपको ऑब्जेक्टिविटी इसलिए जरूरी है ताकि आप अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर, ट्राइब्यूनल मेंबर के तौर पे आप अच्छा डिसीजन दे सकें, ऑब्जेक्टिव डिसीजन दे सकें। दैट इज वाई ऑब्जेक्टिविटी इज नेसेसरी। आप फॉर्म लॉ बना रहे हैं, फॉर्म लॉ पे मल्टीपल इंटरेस्ट है, फार्मर्स का इंटरेस्ट अलग है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट अलग है, फार्मर्स का इंटरेस्ट अलग है, सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो बताइए, और आप हो उस डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, आपको डिसीजन लेना है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहे तो आप बायस हो जाएंगे। आप फार्मर्स की ओर ज़्यादा सुन लेंगे या कंज्यूमर्स की ज़्यादा सुन लेंगे, लेकिन आपको तो ऑब्जेक्टिव रहना है, आपको डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स करनी है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मैनी डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट कि आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे, तभी आपका क्रेडिबिलिटी रहेगा, तभी आपको लोग मानेंगे कि इन्होंने जो डिसीजन मेकिंग करी है वो सभी के लिए सेम है, क्योंकि फैक्ट्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, किसी के प्रति कोई बायस नहीं है। एंड दैट इज व्हाट दैट विल अलाउ यू टू बी ए इफेक्टिव सिविल सर्वेंट। तो दोस्तों, मैं यही आपसे बात कर रहा था कि हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, हर वैल्यू का एक रीजनिंग है कि वो वैल्यू क्यों वहां पे लिखी हुई है। तो इस बात को आप जरूर समझें जब भी आप एथिक्स की तैयारी करें और अपने सिलेबस को, अपने आंसर राइटिंग को तैयार करें। Another important sense that I often see in the answers in the preparation of the civil servant is that you miss the sitting ducks. मिस द फिटिंग डक्स का मतलब क्या है? फिटिंग डक्स का मतलब है कि आप PYQs को एनालाइज नहीं करते हो। आप जो यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, आप उनको एनालाइज नहीं करते हो। अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे देयर आर सर्टेन थीम्स दैट आर रिपीटेड मोर ऑफन देन नॉट। लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2, what does ethics seeks to promote in human life? Why is it all the more important public administration? Question number 3, CSR makes companies more profitable and sustainable. Another question, without commonly shared and widely entrenched moral values, neither law nor democratic government nor the market economy will function properly. Now you tell me from which part of the ethics syllabus these questions are lifted. आप बताइए सिलेबस के कौन से टॉपिक से सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं? दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है आप बताइए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा पॉज करिए इस वीडियो को और सोचिए कि उस कौन से सिलेबस पार्ट से उठाए गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन उठाया गया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स से। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आप पढ़ते हो कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल्स के लिए, कि हमको एथिक्स क्यों फॉलो करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है एथिक्स फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी गवर्नमेंट को फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल नेचर में वो फॉलो करना क्यों जरूरी है, सोसाइटी को इन जनरल क्या फायदा होगा अगर हम एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। सो दैट बॉडी ऑफ नॉलेज यू अकोमुलेट अंडर द टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। तो अगर आप इसको एनालाइज करें, अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखें, तो आप मान पाएंगे कि दीज क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो देख रहे हो ना विनोद कि यूपीएससी भी एक थीम को बार बार पूछता है। इसी साल भी यूपीएससी ने उस थीम को रिपीट किया है, व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एथिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए। ये क्वेश्चन वो पूछा हुआ है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को एथिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए। ये क्वेश्चन जनरली पूछा हुआ है कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन क्यों फॉलो करना चाहिए, एथिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली यहां देखिए लॉ को क्यों एथिक्स फॉलो करना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी को एथिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए, बिकॉज द कॉमनली शेयर्ड एंड एंट्रेंच्ड मॉरल वैल्यूज आर नथिंग बट एथिक्स ओनली, दे आर नथिंग बट एथिकल स्टैंडर्ड्स जो राइटनेस एंड रॉन्गनेस ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप जरूर सीखें, आप पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज करें। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें इस तरह की बातें हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी बार बार कुछ थीम्स को रिपीट करता है। इन क्वेश्चंस को आप देखिए। हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ए पर्सन्स विजडम एंड कंसाइंस दैट कैन पॉइजन ए नेशंस स्पिरिट। हेट्रेड पे और
उस पे क्वेश्चंस हैं। देन एंगर इज ए हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, ठीक है। एंगर एंड इंटॉलरेंस फॉर द एनिमी करंट अंडरस्टैंडिंग, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवरसेल्फ। तो कामनेस पे, एंगर पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, प्रेजुडिस पे, टॉलरेंस पे, इस थीम्स पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो अगर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है तो हम भैया पहले क्यों नहीं तैयार कर रहे, हम उन क्वेश्चन को बिफोर हैंड क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहे। अगर हम उन क्वेश्चन को बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेंगे तो उन 7 मिनट में आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अच्छा आंसर लिखना, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें अपनी प्रिपरेशन में कि जो भी पार्ट है जो आप बार बार यूपीएससी पूछ रही है उनको पहले से तैयार रखें। अनदर इंपॉर्टेंट sin that you commit is your inherent bias. You are biased in your ethics preparation. ठीक है, यूपीएससी डिमांड कि आप बैलेंस पर्सन रहेंगे, आप ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे, बट यू आर बायस्ड, यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स केस स्टडी। आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में और आंसर राइटिंग में केस स्टडी आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगी, तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम, बहुत अच्छा खासा टाइम आप केस स्टडी में डिवोट करते हो। इनफैक्ट जब एक्चुअल में पेपर भी लिखते हो तब भी आप केस स्टडी को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो, तो लगभग 1.5 घंटे दिए जाने चाहिए। कई बार मैं पाता हूं सर मैंने 2 घंटे में केस स्टडी लिखी, मैंने 1 घंटा 45 मिनट में केस स्टडी लिखी, 1 घंटा 50 मिनट में केस स्टडी लिखी। तो दोस्तों इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट आपके सेक्शन ए पे आता है, क्योंकि जनरली जो सेक्शन ए आ रहा है वो 130 मार्क्स का आ रहा है, दैट इज मोर देन द 120 मार्क्स ऑफ केस स्टडी। तो क्या यूपीएससी ने कहीं ऐसा लिख दिया है कि केस स्टडी में नंबर ज्यादा मिलेगा और सेक्शन ए में नंबर नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बट आपके अंदर ये बायस है। और ये बायस क्यों है पता है आपको? डू यू नो व्हाई दिस बायस इज देयर? कि आपको केस स्टडी पे ज्यादा काम करना है। दिस बायस इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनेबिलिटी, योर अनइजीनेस टू आंसर द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम सेक्शन ए। आप उतना सहज महसूस नहीं करते हैं, आप उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, बिकॉज ऑफ द पुअर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपने वो तैयारी उस तरीके से नहीं कर रखी है। जबकि केस स्टडी आपके लिए जॉब काफी आसान कर देती है। केस स्टडी में एक स्ट्रक्चर दिया होता है, कई बार आपको ऑप्शंस दे के रखते हैं, इनकी मेरिट डिमेरिट बनाओ, खुद से ऑप्शन, सेट स्ट्रक्चर इज देयर, स्टेकहोल्डर एनालिसिस आप लगा देंगे, कंक्लूजन में आपको पता कौन से आर्गुमेंट लिखने हैं, मोर और लेस यू नो कि कौन सा एथिकल डिलेमा है, और दैट इज अ सेट ऑफ रिपीटेटिव पैटर्न आल्सो इज देयर। तो आपको मोटा मोटा कंटेंट ऑलरेडी पता होता है जो लिखना है, डेफिनेट स्ट्रक्चर इज देयर। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन ए, क्वेश्चन रिक्वायर ऑन द स्पॉट थिंकिंग, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा कि क्वेश्चन ऑन द स्पॉट थिंकिंग रिक्वायर करते हैं। क्वेश्चन रटा हुआ कंटेंट बहुत ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, और कई बार आपको वहीं की वहीं सोचने पर मजबूर करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू फियर सेक्शन ए। आपको लगता है कि यहाँ तो मार्क्स में ला नहीं पाऊंगा, मैं तो केस स्टडी में मार्क्स लाऊंगा, क्योंकि वहां तो मैं लिख पा रहा हूं, वहां तो मैं पेपर पूरा कर पा रहा हूं। अगर आपको एथिक्स में मार्क्स लाना है, यू मस्ट स्कोर वेल इन सेक्शन ए, टेक इट फ्रॉम मी। बिना सेक्शन ए में स्कोर करे हुए आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, एंड ट्रस्ट मी, लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी लेस व्हेन इट कम्स टू सेक्शन ए, क्योंकि काफी भीड़ है केस स्टडी में। केस स्टडी में कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है, इतना स्पेस का मारामारी है, इतना टाइम का मारामारी है कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव तरीके आप नहीं लगा सकते। लेकिन सेक्शन ए में तो थोड़ा भी अच्छा कर लोगे तो बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं करते, बाकी लोग बहुत ही घटिया आंसर लिखते हैं सेक्शन ए में, तो वो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा मार्क्स के टर्म्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो सेक्शन ए के प्रति बायस ना रहे, सेक्शन ए को अपना फ्रेंड बनाएं और बहुत अच्छा नंबर यूपीएससी में लेके आए, ठीक है। So because of these sins there is lack of preparedness. आप प्रिपेयर नहीं हो पाते हो एथिक्स में आंसर लिखने के लिए। 10 मार्कर के लिए यूजली 7 मिनट्स मिलते हैं, और 7 मिनट में बहुत अच्छा आंसर लिखना, स्पेशली व्हेन द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम इस साल का एनालाइज करते हैं। इस साल का एनालाइज करिए, हर साल यूपीएससी नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा रही है। ये देखिए 2022 में 589 वर्ड्स आर देयर, ठीक है, जो सेक्शन ए के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। दैट इज नियरली डबल ऑफ योर 2021, जो 2021 में पूछा गया था उससे नियरली डबल है। आप बताइए, इट विल ईट इनटू ए सिग्निफिकेंट एग्जाम टाइम ऑफ योर्स। जो 7 मिनट का आपको है, वो 7 मिनट में 1 मिनट तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है यूपीएससी आपके गेम को और टफ करती जा रही है। दैट डिमांड्स कि प्रिपेयर्डनेस आपकी और बेहतर हो, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाए जो सिलेबस के उस पार्ट से है। इसमें तो यूपीएससी ये पूछना चाह रही है, ये डायनामिक तरीके से मैं इसको आंसर करूंगा, ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव मैं इसमें लेके आऊंगा। इस लेवल का प्रिपरेशन, इस लेवल का थीम्स आइडेंटिफिकेशन आपको बिफोर एंड कर लेना है, ताकि आप 7 मिनट में बहुत अच्छा आंसर लिख लें, क्योंकि आपकी लाइफ और डिफिकल्ट होने वाली है, बिकॉज यूपीएससी इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, जो काफी सारा टाइम आपका ले जाएगी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरनेस का ये पार्ट है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कहता है विद रिगार्ड टू मोरालिटी ऑफ द एक्शन, वन व्यू इज दैट मींस पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है और दूसरा व्यू है एंड पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस तरह के थीम्स आप पहले से प्रिपेयर करके रखें ताकि आप बहुत अच्छा आंसर एग्जामिनेशन पे कर पाएं। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस जितनी अच्छी रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस में ब्लीड करोगे, कहा भी गया है ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वार। तो जितना प्रिपेयर्डनेस आपका अच्छा रहेगा उतना अच्छा मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है, ये है फिर करना क्या है। सर आपने मिस्टेक्स तो बता दी, आपने सिंस तो बता दिए, हमारी कमियां तो बता दी, अब बताइए करना क्या है। तो दोस्तों बहुत आसान है, क्या करना है? सिंपल एंड स्पेसिफिक डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। माइंड यू द वर्ड स्पेसिफिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। हर वैल्यू का एक कॉन्टेक्स्ट है, हर जो कीवर्ड है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो कीवर्ड है उसको जरूर अपने दिमाग में रखिए। जैसे इंटीग्रिटी का मैंने बताया, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ऑब्जेक्टिविटी का मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, टॉलरेंस का मैंने बताया परमिसिबल एटीट्यूड, एप्टीट्यूड का होता है इनहेरेंट कैपेसिटी। सो हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो उस डेफिनेशन का जान है, तो उस डेफिनेशन को तैयार करिए। रिपोजिटरी ऑफ एग्जांपल्स भी तैयार आप करिए। रिपोजिटरी ऑफ एग्जांपल्स, रिपोजिटरी ऑफ एग्जांपल्स से मेरा मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए। एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जांपल्स फ्रॉम गवर्नेंस, एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ, एग्जांपल्स फ्रॉम एपिक्स, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल फ्रॉम रूलर्स, किंगडम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल शुड बी देयर, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो एग्जांपल किस कॉन्टेक्स्ट में और कब यूज हो जाए। और जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप प्रिपेयर करोगे, जितना आपको वैरायटी रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ब्रॉड होगी। अरे इफ जो इंस्टांस है महाभारत के इफ इंस्टांस में, रामायण के इफ इंस्टांस में, तो ये मैं ये वाली वैल्यू भी देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल भरत की आप बात करते हैं, ठीक है, भरत को तो अधिकार था, भरत को तो किंगडम मिल गई थी। हिज फादर दशरथ हैड प्रॉमिस्ड कैकेयी कि आपको हम राजा बना देंगे। ठीक है, इवन दो लॉर्ड राम को राजा बनना था, लेकिन उन्होंने वो राजपाट स्वीकार नहीं किया। ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द किंगडम, ही उन्होंने राजा वो बने तो एज ए ट्रस्टी बने। उन्होंने कहा कि जब तक भगवान राम वापस नहीं आते वनवास से 14 साल तक, तब तक मैं इस किंगडम की एज ए ट्रस्टी सेवा करूंगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? इंटीग्रिटी का। बिकॉज इवन व्हेन नो वन आस्क्ड भरत को किसी ने नहीं बोला कि आप किंगडम पे सर्व मत करो, राजा मत बनो, लेकिन भरत ने खुद से डिसाइड किया कि नहीं, ये लॉर्ड राम ही इनके जो जायज किंग हैं, मैं जायज किंग नहीं हूं, एज ए ट्रस्टी मैं इसको लेके जाऊंगा। ऑन द अदर हैंड हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि पावर के लिए तो क्या क्या हो जाता है, पावर के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, लेकिन ही वाज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। दैट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल यू शुड प्रिपेयर, योर एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ यू शुड आल्सो प्रिपेयर। ठीक है, स्पेसिफिक डेफिनेशन तैयार करेंगे, कंट्रास्टिंग एंड मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल तैयार करेंगे। कंट्रास्टिंग एग्जांपल से मतलब क्या है? कंट्रास्टिंग एग्जांपल से मतलब है कि अगर आप टॉलरेंस के लिए एग्जांपल तैयार कर रहे हैं कि अकबर का टॉलरेंट अप्रोच था, कि अकबर का जो अप्रोच था वो टॉलरेंट था, तो आप ये भी तैयार करिए कि इनटॉलरेंट जो अप्रोचेस रहे हैं उनका क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, आप अकबर की बात करते हो, दीन इलाही की बात करते हो, इबादत खाना की बात करते हो, ठीक है, नॉन इम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, मोरल प्रैक्टिसेस ऑन द राजपूताना प्रिंसेस की बात करते हो, जब वो उनको जीतते थे वहां उनकी शादी होती थी, ठीक है, जिससे उनका साम्राज्य कितने दिन चला। सिमिलरली आपको ऐसे रूल्स का भी तैयारी करना है। इंटॉलरेंट अप्रोच रखा और उससे कैसे एम्पायर तबाह हो गए। आप औरंगजेब की बात करिए, पोल टैक्स की बात करिए, जजिया टैक्स की बात करिए, तो दिस इज द कंट्रास्टिंग अप्रोच। और इस कंट्रास्टिंग अप्रोच को आप कोटेशन में यूज कर सकते हैं, आपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि ये अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमको एक दूसरी वाली अप्रोच यूज करनी है। इस वाली अप्रोच देखिए कितना फायदा है, तो एज ए केस स्टडी भी वो यूज हो जाएगी, तो इससे आपके आंसर की डेप्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एंड कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं। सिमिलरली डिटेल्स ऑफ द इवेंट एंड लाइफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, आपके सिलेबस में टॉपिक है लर्निंग्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, रिफॉर्मर्स एंड द ग्रेट लीडर्स। उसमें मैं देखता हूं कि आप क्या याद कर लेते हैं, बस वैल्यू याद कर ली। ई श्रीधरन साहब से हमने ये वैल्यू सीख ली, टी एन शेषन साहब से हमने ये वैल्यू सीख ली, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, जो भी आपने नॉर्मल कमेंट्री की वैल्यूज हैं सबको आप लिख देते हो एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर। दोस्तों ये गलत है, आपको स्पेसिफिक इवेंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टी एन शेषन साहब के अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन था, ही वांटेड कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी देयर। उनका करेज ऑफ कन्विक्शन था कि बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोगस वोटर्स विल बी रिमूव्ड। बोगस वोटर्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी बोलती थी ये तो इनका सिर फिर गया है, ये तो गवर्नमेंट के पैसे को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन ई टी एन साहब अड़े रहे, उन्होंने डेडलाइन दी थी कि इस तारीख तक
अगर एपिक नहीं आता है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं आते हैं, इसके बाद कोई इलेक्शंस नहीं होंगे। और दोस्तों ये था उनका करेज ऑफ कन्विक्शन। तो करेज ऑफ कन्विक्शन की वैल्यू का एग्जांपल अगर आपको देना हो तो हमको क्या सीखने को मिलता है, टीयर सेशन की लाइफ से हमको करेज ऑफ कन्विक्शन सीखने को मिलता है। और ये स्पेसिफिक इंस्टांस करेज ऑफ कन्विक्शन को दिखाता है जिसको आपको यूज करना है अपने आंसर्स में। तो विद इंस्टांस आपको याद रखना है, केवल वैल्यू याद करने से नहीं चलेगा, बिकॉज इट विल लुक वेरी सुपरफिशियल, लगेगा कि आपको पता भी नहीं है कुछ भी और आप ऐसे ही लिख रहे हो, हवा में तीर मार रहे हो। स्पेसिफिक इंस्टांस याद कर लीजिए, आपको और भी हेल्प आएगा। आप स्टोरी ऐसी अच्छी याद करोगे तो आपको, आप जब एस्से में अपने एनेक्डोट लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, वहां भी इन एग्जांपल्स को आप यूज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा एस्से भी आप लिखोगे, इन डेप्थ एस्से आप लिखोगे। देन जैसा कि मैंने पहले बताया, यूज ऑफ केस स्टडीज इन सेक्शन ए, CSR का आंसर हो जाए, सिटीजन चार्टर का हो जाए, सोशल ऑडिट का हो जाए, ठीक है, वर्क कल्चर का हो जाए, सो मैनी टॉपिक्स आर देयर जहाँ से यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है, वहाँ सब पे आपको केस स्टडी यूज करना है। ठीक है, केस स्टडी यूज करना कैसे, गूगल में वो प्रैक्टिसेस हैं जिनसे उसका वर्क कल्चर एफिशिएंट बनता है, इफेक्टिव बनता है, प्रोडक्टिव बनता है, मोटिवेट रखता है एम्प्लॉइज को, वो क्या सारी प्रैक्टिसेस हैं। सिटीजन चार्टर की बात करें तो आरबीआई का सिटीजन चार्टर क्या कहता है, एनटीपीसी का सिटीजन चार्टर क्या कहता है, या कोई और सिटीजन चार्टर आपको अगर केस स्टडी पता हो तो वो क्या कहता है। ऐसी स्पेसिफिक केस स्टडी आप यूज करिए, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग इन डेप्थ आंसर to, and it will help you to score great marks. Then you should have conceptual clarity। जैसा कि मैंने बताया, कंटेंट को इकट्ठा मत करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पार्ट का मीनिंग ये है। और जब आपको वो मीनिंग इंटरलाइज हो जाएगा, जब आप वो मीनिंग समझ जाएंगे, दोस्तों एग्जाम्पल की कमी नहीं पड़ेगी। आपके चलते फिरते चारों तरफ आप एग्जाम्पल देखोगे, आप तो पाओगे अरे ये तो इस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये तो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पार्ट से। लेट अस टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है, आप ये पिक्चर्स देख के कौन सी वैल्यू समझ में आती है, कौन सी वैल्यू आपको लगता है जो आप लिख सकते हैं, जो इस पिक्चर से समझ में आती है। ये डिस्ट्रिक्ट करौली की बात है। आपको पता है क्रिमिनल राइट्स हो गए थे और कैसे जो पुलिसमैन हैं ये एक बच्चे की जान बचा के भाग रहे हैं, आगजनी हो गई और ये भाग रहे हैं जान बचा के। दोस्तों आपको कौन सी वैल्यू स्ट्राइक करती हैं? क्या आपको फोर्टिट्यूड स्ट्राइक करता है? फोर्टिट्यूड का मतलब होता है शोइंग करेज इन एडवर्सिटी। क्या आपको वो स्ट्राइक करता है? क्या आपको डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस स्ट्राइक करता है? तो आपको ये स्पेसिफिक वैल्यू समझ में आनी चाहिए। अरे ये चीज़ तो इस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये तो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। जब ये होने लग जाएगा, मान लीजिए आपके एथिक्स में नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की पहुंच गई है कि आप चारों तरफ एग्जाम्पल देख रहे हो, चारों तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो these are the sins that you must avoid and what should be your approach, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप इन सिंस को, इन मिस्टेक्स को आप अपनी प्रिपरेशन में अवॉइड करेंगे और एक बहुत बेहतरीन आंसर लिखेंगे ताकि आपके मार्क्स बढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और हम डिस्कस करेंगे 7 sins ऑफ दैट यू कैन अवॉइड इन आंसर राइटिंग ऑफ केस स्टडीज। थैंक यू सो मच।